thank you for watching RK Tutorials. Friends, this is the 10th part of surface chemistry, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स एंड लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स. लायोफिलिक कोलाइड्स यूजुअली बहुत सिंपल हैं प्रिपेयर करने में एंड जो भी ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं वो सिर्फ लायोफोबिक कोलाइड्स में ही इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इनको प्रिपेयर करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं होती है एक दूसरे के लिए. इस वजह से हम लोगों को डिफरेंट फोर्स या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम लोग डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एफिनिटी बना सकें. ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स. Lyophobic colloids can be prepared by mainly two methods. First is dispersion method and second is condensation method. Simply अगर कहें तो dispersion method को हम लोग physical method भी कह सकते हैं and condensation method को हम लोग chemical method भी कह सकते हैं. Dispersion method में जितने भी methods हैं वो सारे physical methods ही हैं. इन सब में किसी ना किसी मशीनरी का इन्वॉल्व है जिससे हम लोग अपने कोलाइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड इन कंडेंसेशन मेथड इनमें सारी केमिकल रिएक्शंस हैं. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन मेथड के बारे में. इन दिस मेथड लार्जर पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज सस्पेंशन आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. ओके, सो इस मेथड में क्या होता है, लार्जर पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल जो कोलाइड्स के बाद जो भी लार्जर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन को हम लोग नेम दे देते हैं सस्पेंशन. ठीक है? तो यहाँ इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं सस्पेंशन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं कोलाइडल साइज में लाने के लिए. क्लियर हो गया? सो आवर फर्स्ट मेथड इज बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन. सो in this method the substance is first ground to coarse particles. It is then mixed with the dispersion medium to get a suspension. तो इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले सब्सटेंस को, जो भी हमारा प्रेजेंट सब्सटेंस है जिसका हम लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसको सबसे पहले तो ग्राइंड करते हैं बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में. फाइन पार्टिकल्स इन द सेंस कोलाइडल साइज में उसको ग्राइंड करते हैं एंड उसके बाद उसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते हैं हम लोगों के सस्पेंशन को रेडी करने के लिए. क्लियर हो गया? This suspension is then grinded in a colloidal mill. It consists two metallic discs nearly touching each other and rotating in opposite direction at a very high speed, about 700 revolutions per minute. Colloidal solutions of black ink, paints, dyes, etc. are obtained by this method. Okay, so mechanical disperse method actually क्या है? इस मेथड में पहले हम लोग जो भी सब्सटेंस है जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसको ग्राइंड करते हैं बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में. उसके बाद इस सब्सटेंस को हम लोग अपने डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते हैं हमारे सस्पेंशन को बनाने के लिए. फिर जब हमारा सस्पेंशन रेडी हो जाता है उसके बाद हम लोग इसको टू मेटेलिक डिस्क, जिसको हम लोग कोलाइडल मिल कहते हैं, उसमें ये टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर प्रिपेयरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन. तो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है, टू मेटेलिक डिस्क होती हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं और इनकी रोटेटरी स्पीड इतनी हाई होती है, इट इज़ जस्ट अबाउट टू 700 रिवोल्यूशन पर मिनट. ठीक है? इसमें हम लोग अपने सॉल्यूशन को मींस सस्पेंशन को पोर करते हैं ताकि हमें हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाए. ठीक है? एंड यही मेथड है जिससे हमारे ब्लैक इंक्स, पेंट्स, डाइज एक्सेट्रा ये सब प्रिपेयर किए जाते हैं. क्लियर हो गया आपको? मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्स और ब्रिड्ज आर्क मेथड. गाइस, इस टॉपिक के दो नाम क्यों हैं? दो नाम नहीं है, एक जो इसका केमिकल नेम है और एक जो इसका साइंटिफिक नेम है. इलेक्ट्रिकल डिस्पर्स इज द नेम विच इज गिवन बाय केमिकल मीन्स IUPAC, विच इज गिवन बाय IUPAC. ठीक है? एंड ब्रिड्ज आर्क, ये जो ब्रिड्ज आर्क मेथड है ये साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया था. ठीक है? आपसे अगर इस मेथड के बारे में पूछा गया, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं इसको पूछे जाने के,
तो अगर आपसे ये मेथड पूछा गया तो आपसे इसको ब्रिग्स आर्क के ही फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है, बट स्टिल आप दोनों नाम याद रखिएगा। ओके, सो मूविंग अहेड, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स सच एज प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। ओके, तो ये मेथड जो है ये मेनली यूज करते हैं हम लोग फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स, और वो मेटल्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। इनफैक्ट दिस इज द ओनली मेथड जिसमें दोनों मेथड इन्वॉल्व होते हैं, डिस्पर्जन और कंडेंसेशन। इसमें कंडेंसेशन कैसे इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर हम लोग एक स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं फॉर स्टेबलाइज आर कोलाइडल सोल्यूशन। इसी वजह से ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये कंडेंसेशन मेथड होता है। रिमेनिंग डिस्पर्जन मेथड होता है, इस वजह से कहते हैं कि इस मेथड में दोनों मेथड्स यूज होते हैं, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। क्लियर हो गया? ओके, so this process involves both dispersion method and condensation method. In this method, two rods of suitable metal are dipped in water which is placed in ice bar. When electric charge is carried out, metal vaporizes due to intense heat produced and condense in cold water to form particle of colloidal size. Some stabilizing agent are used in this method like KOH, जिसकी बात अभी मैंने आपसे की थी कि क्यों इसको कंडेंसेशन मेथड, क्यों ऐसा कहा गया कि इसमें कंडेंसेशन मेथड भी यूज होता है। अब इस मेथड को समझने के लिए पहले डायग्राम समझ लेते हैं। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये है हमारा आइस बार, ये है हमारा आइस बार, ये है हमारा वाटर जिसमें टू मेटल्स ऑफ सूटेबल मेटल, टू रॉड्स ऑफ सूटेबल मेटल डिप्ड है। अब ये सूटेबल मेटल क्या है, जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। जिस भी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोगों को प्रिपेयर करना है उसको इस तरह से रॉड फॉर्म में हम लोग वाटर में डिप कर देंगे। किस वाटर में? उस वाटर में जो ऑलरेडी आइस में पुट है, आइस बार में पुट है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम लोग पास करवाएंगे तो ये जो मेटल रॉड है इससे हमारा मेटल वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड वेपराइज होने के बाद इट सडनली कंडेंस इनटू आर आइस बार। क्लियर हो गया? और आइस बार में जैसे ही ये कंडेंस होगा वहां पर हमारा एक स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रेजेंट रहता है जो कि इसको कोलाइडल फॉर्म में प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। वो स्टेबलाइजिंग एजेंट हो गया हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये स्टेबलाइजिंग एजेंट क्यों जरूरी है गाइस? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही हमारा मेटल कंडेंस होता है, अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा जो भी मेटल कंडेंस हुआ है वो वापस सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से KOH की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो KOH है वो इसको स्टेबलाइज कर दे इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन रादर देन इन रॉड फॉर्म। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज पेप्टाइजेशन। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसको पूछे जाने के चांसेस 90% हैं। जिस बच्चे को भी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग वो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ ले, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपके पेपर में आ गया तो तब आपको बेफालतू में सोचना पड़ेगा कि काश उस टाइम पे अच्छे से पढ़ लिया होता। स्टिल मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं सरफेस केमिस्ट्री से, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। This is the process of converting freshly prepared precipitate into colloidal solution by shaking it with the dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte. This line is very important, in presence of a small amount of electrolyte. Okay, so ये क्या है guys? पेप्टाइजेशन में क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं by shaking it with dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा ऑलरेडी कोई प्रेसिपिटेट है, ठीक है, किसी डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है। उसको जब हम लोग शेक करना स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ में तो वो ऐसे तो मिक्स नहीं होगा,
ऑलरेडी जो सब्सटेंस किसी डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है, तो वो अगर उसको उसमें मिक्स होना होता तो वो अभी तक मिक्स हो चुका होता, ठीक है। तो अगर शेक करते हैं तो भी वो मिक्स नहीं होगा। इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ी। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सूटेबल आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और बाकी आयंस को स्प्रेड कर देता है हमारे डिस्पर्जन मीडियम में। इससे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही काफी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट एडेड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, सो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन, और जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ऐड करते हैं इसलिए ताकि जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो कन्वर्ट हो जाए कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? सो बेसिकली पेप्टाइजेशन क्या है, जो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं जब हम लोग बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन दिस होल phenomenon is known as पेप्टाइजेशन एंड द इलेक्ट्रोलाइट एडेड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा है, फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड गेट्स इजिली डिस्पर्स्ड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग FeCl3 सॉल्यूशन, ठीक है। FeCl3 सॉल्यूशन को हम लोग ऐड करके अपने जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। सो पेप्टाइजेशन प्रोसेस होने का कॉज क्या है? तो when an electrolyte is added to a freshly prepared precipitate, these suitable ions from added electrolyte are adsorbed by the particles of precipitate. The charged particles repel one another to form colloidal solution. Clear हो गया? I hope आपको समझ में आया होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, फॉर एग्जाम्पल वो पॉजिटिव आयंस का है, ठीक है, तो जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे वो हम लोग उसके जस्ट अपोजिट आयंस में ऐड करेंगे। मींस अगर हमारा प्रेसिपिटेट जो है वो पॉजिटिव आयंस का है तो हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे वो नेगेटिव आयंस का होना चाहिए। जैसे ही हम लोग उसको ऐड करेंगे वो जो सेम आयंस के इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे ताकि वो एक दूसरे को रिपेल कर सके, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी पॉजिटिव आयंस का ही होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड जैसे ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा, ट्रीटिंग अ PPT ऑफ Fe third oxide with a small amount of FeCl3 solution gives a reddish brown colored colloidal solution. In this case, Fe3 ions from ferric chloride are adsorbed by FeOH का whole thrice precipitate. Okay, so यहाँ पर एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि अगर हम लोग फेरिक ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट को ट्रीट करते हैं इन स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3। FeCl3 क्या है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये जो है ये रेडिश ब्राउन कलर देगा कोलाइडल सॉल्यूशन का। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है ये फेरिक आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिमेनिंग जो भी प्रेसिपिटेट में आयंस है उनको रिपेल कर देगा और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर हो गया? Okay, so moving ahead, okay, next is purification of colloidal solution. Guys, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं this is purification of colloidal solution. कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत तब पड़ी जब हम लोगों ने कंडेंसेशन मेथड और डिस्पर्जन मेथड से अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया। उसके बाद जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिला वो प्योर फॉर्म से ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म में था, इन द सेंस कि उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी। तो उन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत पड़ी, एंड इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स को ट्राई किया, ठीक है। ओके, सो द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय वेरियस मेथड्स आर इम्प्योर एंड कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ बाय इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर suitable soluble substances. So, by using following methods, impurities of colloidal solution must be eliminated from colloidal solution. Okay, clear हो गया? जो हमारे colloidal solution थे जब हमने उनको obtain कर लिया तो वो impure form में थे। ये impurities कहाँ से आई? For example, हमने electrolyte को add किया था
या जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस को हमने ऐड किया था हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई किया, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट हुआ होगा कि डायलिसिस तो वो होता है जो किडनीज को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं। एग्जैक्टली वही होता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अलग है और थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, ठीक है। ओके, so the process of separating the particles of electrolytes from those of crystalloids by means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis. Okay, so dialysis क्या है? It is the process in which electrolytes को crystalloids और colloidal solution से हटाना होता है by means of diffusion. Guys, ये diffusion word बहुत important है, ठीक है। by means of diffusion through a suitable membrane. अब ये suitable membrane क्या है? It is a type of bag जिसमें हम लोग हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं एंड उसके बाद डायलिसिस कैसे होता है, बहुत हाई प्रेशर से कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होता रहता है इस बैग से, ठीक है। इस बैग से वाटर फ्लो होता रहता है और जो हमारे लार्जर पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो डिजोल्व होते 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 पानी में चले जाते हैं और हमें हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। वही यहाँ पर आगे दिया गया है, इन दिस प्रोसेस अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन का, सुटेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन से केमिकल रिएक्शन ना कर दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग रिक्वायर करते हैं या यूज करते हैं जिसकी रिएक्शन हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन से ना हो जाए, ठीक है। ओके, सो इन दिस प्रोसेस अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing with a very high pressure, and impurities, for example molecules or ions, diffused in water through the membrane and colloids become pure. The apparatus used for dialysis is called dialyzer. This is also very important. आपसे MCQ पूछे जाने के बहुत high chances हैं कि name the apparatus which is used for dialysis. So it is called dialyzer. And when dialysis is taking place in applied electric field, it is known as electrodialysis, ठीक है। and electrodialysis की स्पीड बहुत हाई होती है as comparison to dialysis, ठीक है। आपको क्लियर हो गया डायलिसिस? एक बार समरी कर लेते हैं। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस में जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग सुटेबल मेम्ब्रेन के बैग में फिल करते हैं और उसके बाद उससे कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होता है। वाटर फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस प्रेजेंट हैं वो वाटर में डिफ्यूज हो जाते हैं। इससे हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्योर हो जाता है। एंड इस प्रोसेस में जो हम लोग एपरेटस यूज करते हैं इट इज कॉल्ड डायलिजर। क्लियर हो गया? ओके, सो मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। Okay, so it is the process of removing the impurities from colloidal solution by passing it through a specially prepared filter paper called ultrafiltration, ultrafilter paper. Okay, so guys, इस process में क्या होता है? इस process में impurities को remove करना होता है from colloidal solution by passing it through a freshly prepared filter paper called ultrafilter paper. इसमें आपने शायद अपनी लैब में अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो एक पेपर देखा होगा जिसको हम लोग सैंड पेपर भी बोलते हैं, उससे भी हम लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड पेपर की बात हुई है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी लैब्स में सैंड पेपर से ही ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ओके, सो क्या होता है कि इसमें जो हमारा इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं, तो जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं फिल्टर पेपर में और हमें हमारा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। दीज फिल्टर पेपर्स आर मेड बाय इम्प्रेगनेटिंग का मतलब डिपिंग, ठीक है, डिपिंग दैम विद कोलाइडल सॉल्यूशन 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. This is very important that how we can prepare our ultra filter paper for the process of ultrafiltration, ठीक है। तो जो हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं by dipping them in 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether, ठीक है। and
To stop flow of colloidal particles after soaking in collodion, the size of pores of ultrafilter paper can be reduced, and then it is hardened by formaldehyde and then finally dried it. Okay. आगे क्या होता है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको कॉन्टिन्यूसली प्योर रखने के लिए, मतलब ऐसा ना हो कि हमारा जो पेपर है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सडनली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और हमारा जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन में चली जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारे साइज ऑफ पोर्स हैं पेपर के उनको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और रिड्यूस करने के बाद जो हमें हमारा वो ऑब्टेन हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन उसको हम लोग बाय द यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। द कोलाइडल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन अल्ट्रा फिल्टर पेपर एंड देन स्टर्ड विथ फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम टू गेट प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमें हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स मिल जाते हैं लेफ्ट ऑन अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स कर देते हैं और हमारा रिक्वायर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। क्लियर हो गया? Okay, so next point is note point. Ultrafiltration is a slow process to speed up the pressure or suction is applied. So next क्या है कि जो हमारी ultrafiltration process है, it is a very slow process. इसको speed up करने के लिए या तो हम लोग pressure apply करते हैं या फिर suction. Suction क्या होता है कि जो हमारा solution है उसके opposite ions को apply करना ताकि अट्रैक्शन पावर हाई हो जाए और जल्दी से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर हो जाए। क्लियर हो गया? ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए फिजिकली इन द सेंस कि डेली लाइफ में आप उनको किस तरह से देख सकते हैं, एंड केमिकली जो आपकी लैब में काम आएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन नॉट मिस द अपकमिंग नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।